अगर आप चाहते हो कि फिनेंशियल ईयर 23-24 में आपको ज़्यादा टैक्स ना आए, तो ये जो लास्ट क्वार्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी क्वार्टर में हम कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं जिससे कि हमारा इनकम टैक्स बच सके। हेलो एंड नमस्ते, माय नेम इज़ चेतना सुगंधी, द फाउंडर ऑफ टैक्स ज्ञानी। आज हम बात करेंगे कि हमें फिनेंशियल ईयर 23-24 में इनकम टैक्स को कैसे सेव करना है एंड इस लास्ट क्वार्टर में बीइंग अ बिजनेस ओनर या बीइंग अ सैलरीड इनकम मुझे कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं सो दैट मैं आने वाले साल में जब भी मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूं मुझे ज़्यादा टैक्स भरने ना आए, मेरी टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा ना आए, एक एप्रोप्रिएट इनकम के हिसाब से ही मेरा जो भी टैक्स का कैलकुलेशन है वो हो। तो ये जो लास्ट क्वार्टर होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप यू हैव टू डू इज कंप्यूट योर इनकम। जैसे कि हमने जो भी हमारा 3 क्वार्टर्स हुए हैं, अप्रैल टू दिसंबर, इस 3 क्वार्टर में हमारा क्या इनकम हुआ है, उस इनकम को हमें एक कैलकुलेट करना है। अब उस इनकम के बाद में हमारे पास में कौन से डिडक्शंस है जो हमारे पास में अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम सैलरीड है तो हमारे पास में अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो हमारा रेंट उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपने LIC लिया है, मेडिक्लेम लिया है तो वो डिडक्ट हो सकता है। आपका ट्रैवलिंग अलाउंसेस अगर कंपनी आपको दे रही है तो वो भी माइनस हो सकता है। अगर एवरी मंथ आपका प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हो रहा है तो वो भी आपके इनकम में से डिडक्ट हो सकता है। तो जो भी 9 मंथ्स का आपका इनकम है एंड अगर आप सैलरीड हो तो आपका जो सैलरी है वो आने वाले 3 महीने का भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, बिकॉज वो फिक्स है। अगर इंक्रीमेंट होने वाला है तो उस हिसाब से आप उसको प्रिडिक्ट कर लीजिए। एंड एक आपका 23-24 का इनकम को आज ही कैलकुलेट कीजिए एंड उसमें से कौन से डिडक्शंस आपके लिए अवेलेबल है वो आप कैलकुलेट कर लीजिए। उसके बाद में अगर फिर भी आपको टैक्स लायबिलिटी आ रही है तो आप देखिए कि आप कौन से डिडक्शंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आप टैक्स सेविंग स्कीम में फंड्स को बोलते हैं ना, आप सेविंग कर सकते हो, जिसे कि NSC बॉन्ड बोलते हैं। तो जो ऐसे बॉन्ड्स होते हैं या ऐसी स्कीम्स होती है जिसमें आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो आपका पूरा के पूरा डिडक्शंस आपको मिल सकता है। अगर आपके पेरेंट्स हैं एंड आपने उनका मेडिक्लेम नहीं लिया है तो आप उनके लिए भी मेडिक्लेम ले सकते हो, जिससे कि आपका टैक्स सेविंग हो सकता है। उसके बाद में अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपको होम लोन घर परचेस करना है एंड उसके लिए अगर आप होम लोन की प्रोसेस करना चाहते हो तो वो ये इसी 3 महीने में कर लीजिए, ताकि उसका अगर आपका इंटरेस्ट पोर्शन जाएगा तो आप उसका भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। या अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया होगा या आपका एग्जिस्टिंग ही होम लोन होगा तो उसके भी आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करके आपके इनकम में से डिडक्ट कर सकते हो। ये सारे डिडक्शंस हमें अवेलेबल है। अब ये जो मैंने बताया ये था एक सैलरीड पर्सन के लिए, अगर किसी का सैलरी इनकम है तो। अब बात आती है बिजनेस ओनर्स की। अब बिजनेस ओनर में हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हमें तो पता है कि हमारा कितना इनकम हुआ है, मेरा कितना टर्नओवर हुआ है। उस टर्नओवर के हिसाब से हमें हमारा प्रॉफिट डिक्लेयर करना होता है, जो कि 8% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर बिलो 8% है तो वो शायद से ऑडिट केस हो सकता है, या टर्नओवर अगर आपका एक स्पेसिफिक लिमिट के ऊपर है तो। लेकिन अगर आप ऑडिट केस में नहीं हो एंड आपका जो आप प्रॉफिट दिखा रहे हो वो से एग्जांपल 8% या 9% दिखा रहे हो, से एग्जांपल हमारा जो भी ड्यूरिंग द ईयर जो टर्नओवर हुआ है 9 मंथ्स में एक 20 से 25 लाख हुआ होगा एंड आने वाले 3 महीने में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि और 10 लाख इंक्रीज हो जाए, तो एक ओवरऑल आपका जो टर्नओवर है वो 30 लाख्स का है, मैं ऐसा मान लेती हूँ। अब ये 30 लाख्स का जो 8% है हमें तो प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। अगर आप प्रोफेशनल्स हो तो आपको 50% तो प्रॉफिट डिक्लेयर करना ही होता है। मैं समझती हूँ कि आप प्रोफेशनल हो तो 30 का 50% जो होता है वो 15 लाख्स। अब हम 15 लाख्स अगर इनकम दिखाएंगे तो जो हमारा टैक्स है वो बहुत ज़्यादा आएगा, एक अराउंड 2 से 2.5 लाख के बीच में तो हमें टैक्स आएगा ही आएगा। अब हमें इतना तो टैक्स पे करना है नहीं, बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में इतना तो प्रॉफिट होता नहीं है। तो अब इस टैक्स को हम कैसे सेव करें, उसके लिए आपको कौन से प्रिकॉशंस है जो इस लास्ट 3 महीने में ही करना है। पहले तो आप इंश्योर कीजिए कि आपने सारे एक्सपेंसेस आपके बिजनेस में दिखाए हैं कि नहीं दिखाए। जैसे कि कई बार ऐसे हो जाता है कि हम लोग एक्सपेंसेस तो करते हैं लेकिन उसको बुक में बुक नहीं करते हैं एंड इसकी वजह से हमें
एक्सपेंसेस नहीं है ऐसे लगता है एंड हमारा जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होता है, बट ऐसे नहीं होना चाहिए। आप मेक श्योर कीजिए कि आपने सारे एक्सपेंसेस जो बिजनेस रिलेटेड है वो बुक में एंटर किए हैं कि नहीं किए। जैसे कि यूटिलिटी इनवॉइसेस हो जाते हैं, रेंट हो जाता है, कई बार हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट कैश में दे देते हैं एंड इसलिए उसका जो इफेक्ट है हमारे फिनेंशियल्स में नहीं आता है। बट अगर आप कैश में भी दे रहे हो तो उसको आपको फिनेंशियल्स में कंसिडर करना ज़रूरी है। तो सारे एक्सपेंसेस आपने लिए हैं कि नहीं वो देख लीजिए। छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो साल भर में 10-12 हज़ार होता है एंड वो छोटा अमाउंट है, इसीलिए हम लोग कई बार उसको कंसिडर नहीं करते, बट ये नहीं होना चाहिए, इसे भी हमें कंसिडर करना चाहिए। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हम बहुत बार मिस कर जाते हैं, स्पेशली जो प्रोप्राइटरी बिजनेस है या पार्टनरशिप है उसमें हम कई बार खुद के एंड से ही कहीं ट्रैवल कर लेते हैं एंड इसकी वजह से हम वो बिजनेस में इंक्लूड नहीं करते। अगर वो ट्रैवल आपका बिजनेस रिलेटेड है तो आपको उसको कंसिडर करना चाहिए। उसके अलावा डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर लीजिए, जो भी आपकी एसेट्स होगी। अब डेप्रिसिएशन में 2 पार्ट आता है। अगर प्रोप्राइटर बिजनेस है तो आपके जो होम फर्नीचर होगा या फिर आपका जो इक्विपमेंट्स हो गए, लैपटॉप होगा, ऑफिस फर्नीचर होगा, वो सारे चीज़ों को आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, बिकॉज ये सारे जब आप एक्सपेंसेस करोगे, बिजनेस लोन होगा तो उसका जो इंटरेस्ट पार्ट है वो आपको आपके P&L में इफेक्ट डालना है। तो इसके बाद जो आएगा अमाउंट वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होगा एंड उसके ऊपर आपको जो भी टैक्स है उसको कैलकुलेट करना है। टैक्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड वो कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि बीइंग अ बिजनेस ओनर आपको इस लास्ट 3 मंथ्स में कौन से एक्सपेंसेस दिखाना है अगर आपने वो मिस कर दिए हैं तो, एंड उसको आपको कैसे बुक करना है। सेम वे अगर आप प्रोप्राइटर हो, पार्टनर हो एंड डायरेक्टर हो, लेकिन हम बिजनेस हम करते ही इसीलिए बिकॉज मुझे मंथली उसमें से एक कुछ रेवेन्यू आ सके, बट हम लोग पूरे साल भर में उस चीज़ का हमारे फिनेंशियल्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कि टैक्स गैनी में मैं एज अ डायरेक्टर हूँ तो एवरी मंथ मुझे टैक्स गैनी से एक रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। अगर किसी मंथ में वो मिस आउट हो भी गया है तो मुझे वो इसी 3 मंथ्स में देखना है कि मुझे एवरी मंथली मिला है कि नहीं मिला है। अगर समझो नहीं भी मिला हो, बट बीइंग अ डायरेक्टर वो कंपनी में उस चीज़ की एंट्री होना ज़रूरी है, बिकॉज आज नहीं तो कल मुझे उस कंपनी से वो रेवेन्यू आना बनता है। अगर समझो मैंने नहीं भी लिया है बट उसका एक्सपेंस मुझे बुक करना ज़रूरी है, तो इसीलिए वो जो मेरा XYZ रेम्यूनरेशन होगा, से एग्जाम्पल एवरी मंथ का अगर 1 लाख का रेम्यूनरेशन बनता है तो वो मुझे 1 लाख की एंट्री एवरी मंथली, जैसे कि 12 लाख तो यहीं पे हमारा एक्सपेंसेस बुक हो जाता है। किसी किसी बिजनेस में ऐसा बहुत बार होता है कि उनके पास में ऑप्शन ही नहीं होता कि हम क्या एक्सपेंसेस दिखाएं, तो हम ये सारे एक्सपेंसेस को दिखा सकते हैं जिससे कि ऑटोमेटिक हमारी जो इनकम होगी वो कम होगी एंड उसके बाद में हमारे पास में जो अवेलेबल है डिडक्शंस के लिए हम उसे क्लेम कर सकते हैं, जिसमें कि ATC के डिडक्शंस आ जाते हैं, मेडिक्लेम आ जाता है, पेरेंट्स का मेडिक्लेम आ जाता है, टैक्स सेविंग के अगर कुछ इन्वेस्टमेंट्स हो गए, बॉन्ड हो गए तो उसका भी डिडक्शंस उसमें आ जाता है, रेंट का अगर कुछ है तो रेंट डिडक्शंस हो जाते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे उसके बाद में हम डिडक्शंस कर सकते हैं, बट उसके पहले मेक श्योर कीजिए कि आप जो प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हो वो आपका एक्यूरेट हो एंड उस प्रॉफिट को डिक्लेयर करने के पहले आपने सारे एक्सपेंसेस को क्लेम कर लिया हो, सारे एक्सपेंसेस को बुक में रिकॉर्ड कर लिया हो। बिकॉज आप अगर रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपकी जो इनकम है वो बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा आएगी एंड उस इनकम के बाद में आप डिडक्शंस ले लेके भी कितना लोगे, बिकॉज डिडक्शंस के ऊपर तो एक लिमिटेशंस है, उसको आप आपके मन से नहीं ले सकते। लेकिन हाँ, हम एक्सपेंसेस तो ज़रूर दिखा सकते हैं। स्टाफ का सैलरी हो गया, उनके रिलेटेड कुछ और एक्सपेंसेस हो गए, फेस्टिवल एक्सपेंसेस हो गए, ऑफिसेस में सेलिब्रेशन का एक्सपेंसेस हो जाता है। तो ये सारे एक्सपेंसेस को मेक श्योर कीजिए कि आपने आपके P&L में, आपने आपके फिनेंशियल्स में रिकॉर्ड किया होगा एंड देन जो आपका इनकम आ रहा है उसके ऊपर डिडक्शंस लेके आपकी प्रॉपर टैक्स की लायबिलिटी को कैलकुलेट करना है। सो ये टिप्स थी कि हमें आने वाले साल में अगर हमारे इनकम टैक्स में कुछ सेविंग्स करनी है, हमें अगर ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी नहीं पे करना है, तो इस हिसाब से हमें हमारा जो इनकम है उसे कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। होपफुली आपको ये सारे टिप्स समझ में आए होंगे। इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंट देन डू कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे दी है, इस वीडियो के एंड में भी हम दे देंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।